दबंग सरेआम हाथों में तमंचे लहराकर लोगों को खौफजदा कर रहे हैं। कोरोना की मार है और वहीं पर अस्पतालों की पोल जो है वो खुलती हुई नजर आ रही है। बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है और लखनऊ से, और जहां पर देखने को ये मिल रहा है कि जितने भी जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं अस्पतालों की अनदेखी का शिकार हो रहे हैं। लखनऊ के मेदांता अस्पताल में सुविधाओं पर बहुत से सवाल जो हैं वो खड़े होना शुरू हो गए हैं, क्योंकि सुविधाएं उनकी कमी आ रही है। अस्पतालों में जितने भी मरीज भर्ती हैं उनके द्वारा वीडियो वायरल कर कर उस अस्पताल की जो पोल है वो खुलती हुई नजर आ रही है। मरीजों को पानी के लिए भी दरबदर होना पड़ रहा है और ये आरोप उन्हीं के द्वारा लगाए जा रहे हैं और अस्पताल के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करने की मांग जो है वो भी उठाई गई है। साफ तौर पर जहां कोरोना की लहर, दूसरी लहर की अगर हम बात करें, उसका आगाज इतनी तेजी से पनप रहा है कि हर कोई इसके शिकार होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अस्पताल प्रबंधन की तरफ से सुविधाओं की कमी आना, जाहिर तौर पर किसी तरीके की सुविधा ना होना मरीजों के लिए उनकी जान जोखिम में डालने जैसा, और वैसा ही लखनऊ के मेदांता अस्पताल में सुविधाओं की कमी होने का शिकार मरीजों को होना पड़ रहा है। मरीजों के साथ आए हुए उनके जितने भी अभिभावक हैं उनका भी यही कहना है कि यहां पर पानी की कमी भी है और इसका आरोप प्रतिरोप जो है उसके द्वारा भी लगाए जा रहे हैं और कहीं ना कहीं मरीजों को दरबदर होने वाली स्थिति जो है वहां पर बनती हुई नजर आ रही है। कहीं ना कहीं लाजिम तौर पर समझना जरूरी है कि अब अस्पताल प्रबंधक पर ये सवाल जो है लगना शुरू हुए हैं। सब इससे सुचारू रूप से अवगत हैं कि कोरोना की जो लहर है, कोरोना महामारी की जो लहर है वो दिन प्रतिदिन बढ़ते हुए नजर आ रही है। जहां एक तरफ केसेस में इजाफा हो रहा है, वहीं स्वास्थ्य विभाग की अगर बात करें तो वो भी कहीं ना कहीं एक नकेल कसने को तैयार है। लेकिन नकेल कसती हुई तब साफ तौर पर देखने को मिलेगी जब सुविधाओं का अभाव नहीं होगा। यहां पर तो सुविधाओं का अभाव ही नहीं बल्कि जो बुनियादी सुविधाएं हैं, पानी जैसी सुविधाएं हैं, वो भी मुकम्मल तौर पर मरीजों को नहीं मिल रही है। तो ऐसे में ऑक्सीजन की या बेड की सुविधा अगर नहीं होगी आगे चलकर मिली है तो ऐसे में मरीज कहां का रुख करेंगे। मामला जो है लखनऊ के मेदांता अस्पताल से निकल कर आ रहा है और यहां पर अस्पताल पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग जो है वो भी लोगों ने उठाई है। उनका साफ तौर पर यही कहना है कि अब इस पर नकेल कसना जरूरी है। तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता इरफान, उन्हीं से जानेंगे। इरफान, बहुत सी एक आप कह सकते हैं बुनियादी सुविधा से लोगों को अपरिचित हैं, पानी जैसी सुविधा अस्पताल में नहीं है, या फिर आप कह सकते हैं कि लोगों का भी आरोप प्रतिरोप लगाए जा रहे हैं कि मेदांता अस्पताल में इस तरीके की परिस्थिति बन चुकी है कि अब अस्पताल प्रबंधक कमेटी पर कहीं ना कहीं कार्रवाई करने के सवाल जो है वो होते हुए नजर आ रहे हैं। जी इरफान, तो आज बता दें कि आज एक सोशल मीडिया पे एक मेदांता अपना है जहां उसने अपने पूरे जो इलाज के साथ केस रहा है का जिक्र किया कि जूनियर डॉक्टर का ट्रीटमेंट किया जा रहा है, 4 घंटे 20 मिनट उनको पानी जा रहा है और उनसे काफी चार्ज जो चार्ज करता है कहीं गुना उन लोगों को वसूले। देखिए इरफान, ये बहुत लाजिम तौर पे समझना जरूरी है कि सुविधाओं का अभाव अगर अस्पतालों में ही होना शुरू हो जाएगा और ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली पर भी एक बहुत बड़ा सवाल उठता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि केसेस में दिन प्रतिदिन इजाफा हो रहा है और ऐसे में मरीज जो हैं अगर अस्पतालों में दरबदर होंगे तो कहीं ना कहीं उनकी कार्यप्रणाली पर भी एक कड़ा सवाल जो है उठता हुआ नजर आ रहा है। और ऐसे में उनकी तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया निकलकर सामने आई है? आपको बता दें कि जिस तरह से जिलाधिकारी रोज अपने लेटर वगैरह इशू करती है, जो सारे हॉस्पिटल्स के नंबर वो डालती है ताकि लोगों को जो नंबर जो लेटर जो आदेश में होती है कहीं तक नंबर नहीं है, और अगर नंबर मिल भी जाती है तो जब हॉस्पिटल जाती है क्वायरी बताती है। आज मुख्यमंत्री ने कई तरह के जो उन्होंने सरकारी हॉस्पिटल के सारे प्राइवेट करते हैं कि कोविड-19 जितने भी पेशेंट हैं उनको प्रायोरिटी पर है और उसका पैसा लगेगा वो रात। लेकिन ये सारे आदेश के माध्यम से जो आदेश है उनके, लेकिन इनका जमीनी स्तर खत्म हो चुका है। इन आदेश जो है जब कोई स्तर नहीं हो, हॉस्पिटल जा रहे हैं लेकिन अपने पेशेंट नहीं करा पा। बिल्कुल इरफान, ये जानना बहुत जरूरी है क्योंकि उच्चतम कोटि का एक स्वास्थ्य मुहैया करवाना आज की दौर में एक प्राथमिकता बनता हुआ नजर आ रहा है और उस प्राथमिकता के आधार पर ही एक आप कह सकते हैं अस्पतालों में भी हर एक सुविधा होना अनिवार्य है। लेकिन यहाँ पर तो पानी जैसी सुविधा के लिए भी मरीजों को दरबदर होना पड़ रहा है। ऐसे में प्रशासन की तरफ से कुछ बात जो है सामने निकल कर आई हो? सोशल मीडिया में वीडियो के बाद प्रशासन ने संज्ञान जनरेट किया, आखिर आपके
ये कैसे अव्यवस्था है। आपको बता दें कि आज ही मेदांता प्रियंका के जो कैप्सूल सेंटर जो लाया गया है, आप सोच सकते हैं कि आप सरकार ऑक्सीजन की कमी पूर्ण रूप से विफल, ऑक्सीजन लोग 12 लोग ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा, तो आप सोच सकते हैं कि मेदांता जैसा हॉस्पिटल जो लखनऊ बिल्कुल। हॉस्पिटल कल और जो बनाए गए उन्होंने क्या कि इस बड़े हॉस्पिटल से आप अंदाजा लगा सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि इरफान ये जानना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि एक वीडियो के जरिए ये वायरल होती हुई खबर सामने निकल कर आई है, क्योंकि वहां पानी जैसी मूलभूत सुविधा नहीं है। और अगर अस्पताल में मूलभूत सुविधा नहीं है तो ऐसे में ऑक्सीजन सिलेंडर्स की अगर बात करें, तमाम बेड्स की बात करें, अगर वो भी सुविधा नहीं है और या फिर है तो भी लोगों के लिए कहीं ना कहीं एक पशोपेश जो है वो बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि ये मामला सीधे मेदांता अस्पताल से निकलकर सामने आ रहा है। तो क्या प्रबंधक की तरफ से कोई सफाई जो है वो दी गई है इस बात को लेकर? हम आपको बता दें, यहाँ के प्रबंधक राकेश कपूर है, कोरोना पॉजिटिव है, उनका CUG नंबर, उनका नंबर दोनों स्विच ऑफ। मुझे मतलब उनका पूछने के लिए भी उनको साधने का प्रयास किया, लेकिन उनकी तरफ से कोई तो ये लिहाज सकते हैं कि जो वीडियो से जारी हो कहीं वो सही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इरफान तमाम जानकारी के लिए। तो ये थे हमारे साथ हमारे सहयोगी इरफान, जिन्होंने बताया है कि बहुत ज़्यादा लाजिम तौर पे ये समझना अनिवार्य है कि जितने भी ज़्यादा अस्पताल प्रबंधक हैं, कहीं ना कहीं उन्होंने भी अपनी गलती जो है वो मानी है। और बुनियादी सुविधा अगर नहीं है तो कहीं ना कहीं ये समझना ज़रूरी है कि लोगों को ये सुविधा दिलवाना एक स्वास्थ्य विभाग का कर्तव्य है, और अपने कर्तव्य में कार्यरत रहना भी एक बहुत ही अहम जिम्मेदारी है, जो शायद अस्पताल अब निभाना भूलता हुआ नजर आ रहा है, जिसे साफ तौर पर याद दिलाना अनिवार्य है, क्योंकि कोरोना के केसेस में दिन प्रतिदिन इजाफा जो है वो देखने को मिल रहा है। इसी के साथ अगली खबर की तरफ रुख करते हैं। तो एक तरफ सरकार कोरोना महामारी को रोकने के लिए कोरोना SOP का पालन जो है वो जिन लोगों ने नहीं किया जा रहा उनसे करवा रही है, और सरकार किस तरह से कोरोना SOP की धज्जियां भी उड़वा रही है। और इसका जीता जागता नमूना जो है फिरोजाबाद में देखने को मिला है, जहां पर पंचायती चुनाव के तीसरे चरण के कल होने वाले मतदान के लिए फिरोजाबाद जनपद के 5 मंडी स्थलों पर पोलिंग पार्टियों को रवाना किया गया है, जहां ड्यूटी स्लिप लेने के लिए पहुंचकर कर्मचारियों ने सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां भी उड़ाई हैं। लेकिन ना तो इन्हें किसी ने रोका है और ना ही कर्मियों ने स्वयं इसके बारे में सोचा है। हैरान कर देने वाली बात तो ये रही थी कि इनमें से एक कर्मचारी कोरोना संक्रमित भी था, जो दूर से बार बार अधिकारियों को अपनी रिपोर्ट दिखा रहा था कि वह कोरोना संक्रमित है और उसे ड्यूटी पर ना भेजा जाए। वहीं इस भारी भीड़ में कुछ महिला कर्मी अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ आकर भी खड़ी नजर आई। विद्यालय टकनारा में तैनात हूँ और मेरी परसों कोविड की रिपोर्ट जो है मेरी सरकार का चेक कराया तो वो पॉजिटिव आई हुई है। और मैं आज यहाँ पे मैंने अपने अधिकारियों को भी मैसेज किया और मैंने आज यहाँ पे बाकी लोगों से यहाँ संपर्क किया तो उन्होंने बताया कि मैं पॉजिटिव हूँ। मैं यहाँ 2 घंटे के से बैठा हूँ, कोई सुनवाई नहीं हुआ है। आपकी भी ड्यूटी लगा दी है? मेरी ड्यूटी सर पहले से लगी हुई थी, मेरी परसों रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, ड्यूटी के बाद मैं पॉजिटिव आया हूँ। तो ड्यूटी अब तक कटी नहीं है? तो मैं इसीलिए आया था कि यहाँ पे मेरे खिलाफ कुछ कार्रवाई ना हो, इसलिए मैं सूचित कर दूँ कि मैं पॉजिटिव हूँ। मैं दूर भी रहा हूँ, प्रोटेक्शन के साथ आया हूँ, किसी को फैलाऊँ नहीं। लेकिन ये है कि अभी मैंने सर यहाँ पे सभी ने उस बात की, अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया कि मैं घर जाऊँ। मुझे डॉक्टर ने होम आइसोलेशन के लिए कहा है। मेरी सिस्टर भी पॉजिटिव है, मेरी फैमिली के 5 लोगों की भी रिपोर्ट पेंडिंग है RT-PCR लगा रखी है। यहाँ पे हम लोग सुबह 7 बजे आ गए, 7 बजे से अभी तक यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है। कितने घंटे हो गए आप लोगों को इस भीड़ में? करीबन 11 बज रहे हैं लगभग में, तो अभी भी डिपॉजिट स्लिप नहीं आई है। और सर मेरी ये हाथवंत लगी हुई है, आगरा की रहने वाली हूँ। वैसे तो नारकी में अपॉइंट हूँ मैं सहायक अध्यापक पद पे। तो आपने किन अधिकारियों से मिली है, क्या आश्वासन मिला? CDO सर से मिली थी, लेकिन उन्होंने काटी नहीं थी उस टाइम पे मेरी ड्यूटी। टाइम हो गया तब मैं मिली थी, जैसी मेरी ट्रेनिंग थी। मैं CDO सर से भी मिल चुकी हूँ, लेकिन उन्होंने कट नहीं की थी ड्यूटी, ये कह रहे नहीं कट रही। जनपद मैनपुरी में कोरोना की दूसरी लहर के चलते कोरोना के संक्रमित लोगों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। पूरे जनपद में कोरोना पॉजिटिव से संक्रमित लोगों की अब तक संख्या 670 हो गई है, जबकि अब तक पूरे जनपद में 103 लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार प्रत्येक दिन 30 से 40 मरीज कोरोना से पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। और कोरोना के कहर से बचने के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा किस तरह की व्यवस्था की गई है, इस संबंध में हमारे संवाददाता अनिल शाक्य ने जिला चिकित्सालय से तैनात डॉक्टर मनोज पाठक से खास बातचीत भी की है। आइए देखते हैं कि कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर डॉक्टर मनोज पाठक का क्या कुछ कहना है। प्रदेश में कोरोना काल चल रहा है, हर जगह जो है ना मारामारी पड़ी हुई है।
कोरोना काल के चलते हर आदमी सहमा हुआ है। जनपद मैनपुरी की बात अगर जो की जाए तो अब तक 103 मौतें हो चुकी हैं। कोरोना काल से बचने के लिए किस तरह के उपाय करें, हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर मनोज पाठक। और इस कोरोना काल से बचने के लिए क्या क्या उपाय करने चाहिए और इसकी क्या लक्षण है? कोरोना काल जो इस समय चल रहा है, इससे लोग पूरी तरह से पहले भी देते हैं। जो फर्स्ट लेयर आई थी, फर्स्ट वेव आई थी, उसमें भी ये सब सारी चीज़ें बताई गई थी कि इससे बचने का केवल और केवल एक ही उपाय है, वो है अब आपका मास्क। और अगर आप घर से बाहर निकलते हैं, भीड़ भाड़ वाली जगह में जाते हैं, तो मास्क का उपयोग अवश्य कर रहे हैं अगर आपको अपने परिवार को बचाना है इस बीमारी से। और दूसरी बात, आप कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपके घर में नहीं है, सब कुछ आपके घर में ही मौजूद है और सब कुछ आप अपने घर बैठे कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप बहुत बढ़िया खाना ही खाएं हो, मतलब इस जो माहौल चल रहा है या जो इस समय महामारी चल रही है, इससे बचने के लिए आप अगर जरूरी हो तो नमक रोटी भी खाकर भी गुजारा कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप बढ़िया व्यवस्था बनाने के लिए हर बार घर से बाहर निकले। जैसा कि देखा जा रहा है कि लगातार संक्रमण जो है ना ये आगे बढ़ता चला जा रहा है। संक्रमण केवल और केवल इस अज्ञानता की वजह से ही बढ़ रहा है कि लोगों को बताने के बाद, समझाने के बाद, सब कुछ करने के बाद भी लोग मास्क का उपयोग अधिकतर नहीं कर रहे हैं और उनकी वजह से जो सही लोग हैं वो भी संक्रमित हो रहे हैं। अच्छा, इस कोरोना से बचने के लिए कोई लिक्विड भी होता है जिससे ये मतलब जो है लोगों को फायदा दे? इसको में कोरोना से बचने के लिए जो आपका घर में काढ़ा बना के पी सकते हैं, गुनगुना पानी हल्दी डाल के सुबह शाम पी सकते हैं, आधा कप या एक कप दूध भी पी सकते हैं हल्दी डाल के। और गुनगुना पानी आप कम से कम दिन भर में 5 या 6 लीटर से ज़्यादा पिए, क्योंकि इसमें पानी की मात्रा अधिक होनी चाहिए, डिहाइड्रेशन नहीं होना चाहिए, तो होकर निकल जाता है। जैसा बताया जाता है कि इस कोरोना की वजह से गला जो ना दब जाता है, गला उसके क्या वो केवल खुश्की की वजह से होता है, पानी की कमी की वजह से, डिहाइड्रेशन की वजह से। आदमी पानी प्यास तो लगती है लेकिन पीता नहीं है। अभी इस समय कोई हमारे पास पूरा विशेष आंकड़ा नहीं है, क्योंकि अभी हम लोग बड़ा आप जो है डेली पर डे जांच करा रहे हैं, लगातार करा रहे हैं। जो संक्रमित व्यक्ति आ रहे हैं, जो लिस्ट आ रही है, उस लिस्ट के हिसाब से हम लोग उन्हें देख रहे हैं, ऑब्जर्व भी कर रहे हैं। तो कितना आंकड़ा निकल के आता पड़ेगा? करीब करीब ऐसा है, करीब 30-40 पेशेंट का तो होगा जी, 40%। तो देखा आपने कि किस तरह से जो है ना मनोज पाठक ने हमें जानकारी दी है। हम आपसे आगाह करते हैं कि आप सावधान रहें, इन बताई हुई बातों का ध्यान रखें। कैमरामैन के साथ अनिल शाह, JK 24/7 न्यूज। कोरोना महामारी की दूसरी लहर ने मऊ जिले के स्वास्थ्य व्यवस्था की भी पोल जो है वो खोलकर रख दी है। आलम तो यह है कि पहले से मऊ का जिला अस्पताल डॉक्टरों की लापरवाही का केंद्र बना हुआ था। यहाँ के डॉक्टरों ने मरीजों का उपचार करने के बजाय जिला अस्पताल को रेफरल केंद्र बनाकर रखा हुआ था। घोसी के बीजेपी विधायक विजय राजभर ने अपने विधानसभा क्षेत्र के प्रधान प्रत्याशी को सांस की तकलीफ के चलते जिला अस्पताल में भर्ती भी करवाया था और विधायक अस्पताल की लचर व्यवस्था देखकर भड़क उठे हैं। उन्होंने जिला अस्पताल के स्टाफ और चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर ब्रिज कुमार को जमकर फटकार भी लगाई है। और सभी भी जानते हैं कि जो कोरोना का जो दूसरा रूप आया है, ये ऑक्सीजन की खपत ही ज़्यादा मांग रहा है। तो इस नाते हम लोग व्यवस्था में लगे हैं, लेकिन हमारा आपके माध्यम से कहना है कि जो भी लोग पुराने हैं, तो सांस से जिनको ऑक्सीजन पहले से ज़रूरत रही होगी, उनको थोड़ा कष्ट है, लेकिन आने वाले 1-2 दिन में हम सारी व्यवस्थाओं को हम सभी मिलकर ठीक कर लेंगे। ऑप्शन हमें रखना पड़ेगा, कहीं एक्सीडेंट हो गया। तो इसी के साथ आपको अगली बड़ी खबर की तरफ ले चलते हैं और कन्नौज में कोरोना के केसेस का तो ये हाल है कि लोग दरबदर होने को मजबूर हो रहे हैं, क्योंकि कोरोना से मौत जिन लोगों की हो रही है उसमें रफ्तार पकड़ती हुई नजर आ रही है और लोगों को चिताओं को जलाने के लिए भी कतारों में लगना पड़ रहा है। दिन प्रतिदिन 100 से ज्यादा मामले जो है संक्रमित कोरोना के पॉजिटिव मामले जो है वहां पर देखने को आ रहे हैं और ऐसे में लोगों की अगर बात करें तो उन्हें लंबी लंबी कतारों में लगना पड़ रहा है लोगों को शमशान घाट में जलाने के लिए भी। तो परिस्थिति आप खुद समझ सकते हैं कि किस तरीके की पनपती हुई नजर आ रही है। वही माहौल, वही खौफ जो 2020 में देखने को जगह जगह क्षेत्र राज्यों में देखने को मिला था, वही एक बार फिर से 2021 में जिसका आगाज होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि उस वक्त भी लोगों की लाशें जलाने के लिए शमशान घाट में लोगों को लंबी लंबी कतारों में इंतजार करना पड़ता था और यही हाल अब बनता हुआ नजर आ रहा है। मामला सीधे कन्नौज से निकल कर आ रहा है, जहां पर कोरोना से जितने भी जो लोग हैं संक्रमित पाए गए हैं और जो मृत्यु का शिकार हो रहे हैं उसमें भी कहीं ना कहीं इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है। रफ्तार पकड़ ली गई है इसमें भी। और ऐसे में अगर शमशान घाटों की तरफ रुख करें जहां पर लोग अपने परिजनों को जलाने के लिए जाते हैं और अमूमन वहां पर रश कम ही देखने को मिलता था, लेकिन अब लंबी लंबी कतारों में लोगों को घंटों घंटों इंतजार करना पड़ रहा है ताकि जाकर
अपने परिजनों को वो वहां पर जला सके। और इसी के साथ अगर दिन प्रतिदिन के आंकड़े की बात करें तो 100 से ज्यादा का आंकड़ा जो है रोज निकलकर सामने आ रहा है, जहां पे नए जो व्यक्ति हैं वो कोरोना संक्रमित भी पाए जा रहे हैं। खौफजदा माहौल जो है वो पनपता हुआ नजर आ रहा है। लोगों की अनदेखी भी कहीं ना कहीं इसका एक जिम्मेदार ठहराई जा सकती है, क्योंकि लोगों की तरफ से बहुत सी ऐसी सामने बातें निकल कर आ रही हैं। मास्क पहनना भूल गए हैं, 2 गज की दूरी करना भूल गए हैं। तो कहीं ना कहीं अब बहुत ज्यादा देर ना करते हुए ये समझना अनिवार्य है कि आप जितना जल्दी इस एहतियात को बरतना शुरू कर देंगे, आप भी सुरक्षित रहेंगे, आपका घर बार भी सुरक्षित रहेगा और परिजन भी सुरक्षित रहेंगे, और पूरे देश की सुरक्षा में आपका एक छोटा सा कदम जो है वो होता हुआ नजर आएगा। और देश की सुरक्षा करना आपका दायित्व बनता है, आपका कर्तव्य बनता है। लेकिन परिस्थिति और माहौल जो कन्नौज में देखने को आ रहा है उससे कहीं ना कहीं हृदय को एक बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं ठेस भी पहुंचती है, क्योंकि अपने परिजनों को जलाने के लिए जहां लोगों को लंबी लंबी कतारों में रुकना पड़ता है, इंतजार करना पड़ता है, वहां सोचने वाली बात यही होगी कि क्या माहौल पनपता हुआ नजर आ रहा है। पूरे देश की जो परिस्थिति है वो एकदम नस्ते नाबूद होती हुई नजर आ रही है। और तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हमारे संवाददाता अकील, उन्हीं से जानेंगे। अकील, कन्नौज में जो हालात हैं कोरोना को लेकर वो दिन प्रतिदिन बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। लोगों को अपने परिजनों को जलाने के लिए लंबी लंबी कतारों में खड़े रहना पड़ रहा है। तो माहौल खौफ ज्यादा है, वही स्थिति जो 2020 में थी वही पनपती हुई 2021 में देखने को मिल रही है। क्या कुछ मामला जो है सामने निकल कर आ रहे हैं? जी अकील, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। जी अकील, मेरा आपसे सवाल था कि जिस तरीके की परिस्थिति कन्नौज में अब पनपती हुई नजर आ रही है, क्योंकि साफ तौर पर अपने परिजनों को जलाने के लिए भी लोगों को कतारों में खड़े रहना पड़ रहा है, तो वही परिस्थिति जो 2020 में देखने को मिली थी उसका आगाज कहीं ना कहीं 2021 में होता हुआ नजर आ रहा है। जी जी बिल्कुल, हम तो ये कहेंगे कि जो उससे ज्यादा जो 2020 में देखने को मिली थी उससे ज्यादा ही भयावह तस्वीरें इस समय देखने को मिलती है। क्योंकि जिस तरह कन्नौज के मेहंदी घाट में लंबी लंबी लाइनों में लोग लगे हुए हैं, एक अपने लोगों के अंतिम संस्कार करने के लिए, शव जलाने के लिए, दाह संस्कार करने के लिए लोगों को लाइनों में लगना पड़ रहा है, घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। इससे स्थिति बिल्कुल साफ है कि जो पूरे देश में स्थिति भयावह हो चुकी है। और इसके साथ ही लोगों में काफी डर भी देखने को मिल रहा है। अभी इसके पहले वाला जो सेशन था कोरोना का, उसमें इतना डर नहीं था, लेकिन अब जिस तरह से ताबड़तोड़ मौतों के आंकड़े सामने आ रहे हैं कन्नौज की, अगर हम बात करें तो कन्नौज में 70 से ज्यादा लोगों की कैजुअलिटी हो चुकी है कोरोना से, और करीब 2000 से ज्यादा लोग संक्रमित हैं पूरे इस कोरोना से। तो पूरे कहीं ना कहीं पूरे कन्नौज में भय का माहौल है। और जिस तरह से अन्य जगहों से भी जो खबरें आ रही हैं लगातार, तो पूरे देश को इस बार झंझोर कर रख दिया। पूरी तरह से लोग गमज़दा हैं। अपने लोगों को, परिवार के लोगों को दाह संस्कार के अंतिम संस्कार के लिए भी लाइनों पे लगना पड़ रहा है, जिससे ज्यादा भयावह स्थिति और क्या होगी कि पे लगने के बाद अंतिम संस्कार होता है। जी बिल्कुल अकील, क्योंकि कोरोना की दूसरी लहर से मुझे लगता है कि बहुत सी जगहें, बहुत से क्षेत्र जो है नस्ते नाबूद होते हुए नजर आ रहे हैं, और यही मामला जो है कन्नौज से सामने निकल कर आ रहा है, जहां पे अपने परिजनों को जलाने के लिए आपको लंबी लंबी कतारों में खड़े रहना पड़ रहा है। ये तो एक बात हुई। और रोज के अगर कोरोना के केसेस की बात करें हम, तो 100 से ज्यादा का आंकड़ा जो है वो भी देखने को मिल रहा है। जी जी बिल्कुल, 100 से ज्यादा लोगों का आंकड़ा हो गया है। जनपद कन्नौज में अकेले 100 से ज्यादा के करीब आंकड़ा हो गया है, और लगातार इस तरीके से लोगों की कैजुअलिटी हो रही है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो हॉस्पिटल से नहीं जाते हैं, डायरेक्ट प्राइवेट अस्पतालों में इलाज करा रहे हैं, और उसके साथ उनकी कैजुअलिटी होती है, तो वो बिना लिखा पढ़ी के ही अंतिम संस्कार के लिए चले जाते हैं। इस तरह से बहुत सारे ऐसे हैं जिनका कोई लिखा पढ़ी में ऑन रिकॉर्ड नहीं हो पाता है, और जो लोग सरकारी हॉस्पिटलों में एडमिट है, केवल उन्हीं लोगों का एक कोरोना के नाम पे होता है कि ये कोरोना पॉजिटिव पेशेंट है। तो बिल्कुल, क्योंकि अकील यहाँ पर एक चीज को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जानना बहुत जरूरी है कि अगर शमशान घाट का रुख बहुत से लोग कर रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जो कोरोना संक्रमित होकर मृत्यु के घाट उतरे हैं, और कुछ ऐसे हैं जो बिना कोरोना की बीमारी से जो है वो मृत्यु को प्राप्त हुए हैं। तो कहीं ना कहीं इस चीज का पशोपेक्ष जो है वो भी निकलकर सामने आ रहा है, और कोई और इल्तजामात किए गए हैं ताकि लोगों को ऐसी दिक्कतों का सामना आगे चलकर देखने को ना मिले। जी बिल्कुल, प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से या प्रशासन की तरफ से तो कई ऐसे काम किए जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद जमीनी स्तर पे जो है वो चीजें देखने को नहीं मिल पाती हैं। क्योंकि जिस तरह से लंबी लंबी लाइनों में लोग यहाँ पे लगते हैं, घंटों इंतजार करते हैं, तो इससे प्रशासन है और प्रशासनिक अधिकारियों की पोल साफ तौर पर खुल जाती है। क्योंकि
जनपद कन्नौज में भी कई ऐसे घाट हैं जहाँ पे दाह संस्कार होता है। हम अभी ये केवल मेहंदी घाट की तस्वीरें हमने जो है भेजी थी, तो मेहंदी घाट में इस तरीके का लाइन लगी थी, लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ा था। इसके साथ ही जनपद में और भी कई जगह शमशान घाट है जहाँ पे लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है, लोगों को लाइनों पे लगना पड़ रहा है। तो जो ये तस्वीरें हैं पूरी तरह से भयावह हैं और प्रशासनिक अधिकारी या प्रशासन या सरकार इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठा पा रही है, पूरी तरह से लोगों को संतुष्ट नहीं कर पा रही है। लोग अभी भी पूरी तरह से भावुक है के साए में हैं और किसी तरह जिंदगी जीवन यापन कर रहे हैं, क्योंकि कई ऐसी समस्याएं लोगों के साथ खड़ी हैं कि उनको बेड नहीं मिल पा रहा है, उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अकील तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ साझा करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ हमारे सहयोगी अकील, जिन्होंने बताया है कि बहुत से लोगों को लंबी लंबी कतारों में भी खड़े रहना पड़ रहा है और अब ये समझना जरूरी है कि कोरोना की दूसरी लहर से एक खौफ का माहौल जो है वो बनता हुआ नजर आ रहा है। सर, इस पे इसी के साथ अगली बड़ी खबर की तरफ रुख करें तो एक मौलवी ने 5वीं में पढ़ती बच्ची को अपनी हवस का शिकार बनाया और मामला जो है वो बहुत ही संगीन है। साफ तौर पर 5वीं की छात्रा ने मौलवी पर यौन शोषण का आरोप जो है वो लगाया है और खुशीनगर के मदरसे में असमत लूटे जाने का ये खुलासा है सामने निकल कर आ रहा है। पूरी बातचीत जो है वो बहुत ही ज्यादा संगीन है और पीड़ित छात्रा ने थाने में जाकर तहरीर देकर अपनी ये गुहार लगाई है कि मुझे न्याय जो है वो अब मिलना ही चाहिए। बहुत संगीन आरोप है जो एक मौलवी पर लगाया गया है और उसे कहीं ना कहीं अब एक न्याय की एक गुहार जो है पुलिस प्रशासन पर उस छात्रा ने लगाई है। महज 5वीं में पढ़ती एक बच्ची की असमत लूटने का ये मामला सामने निकल कर आया है। पूरी बातचीत क्या है आइए आपको दिखाते हैं। घरे कोचिंग पढ़ते 2 महीना से और 2 महीना से हमारे संगे कहते शादी करेंगे, हम कहते हम नहीं शादी करेंगे और लौना हमसे ठीक करे तो थाना में हम दरखास्त दे बने, अभी समय नहीं के बने। क्या तुम्हारे साथ करने लगे? बहुत गलत काम पहले बने। थाने में दरखास्त दी हो? कोई कार्रवाई नहीं। जनपद कुशीनगर के नेबुआ नवरंगी थाना क्षेत्रांतर्गत एक गांव में एक नाबालिग लड़की के द्वारा यह आरोप लगाया गया है कि उसी के गांव के रहने वाले एक युवक के द्वारा शादी का झांसा देकर के 3 महीने से उसके साथ यौन शोषण किया जा रहा था। इन आरोपों के संबंध में पीड़िता के द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर थाना नेबुआ नवरंगिया में संबंधित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा चुका है। पीड़िता को चिकित्सीय परीक्षण हेतु डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भेजा जा रहा है एवं अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। लखनऊ में सोशल मीडिया पर पुलिस का एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। इसमें से एक पुलिसकर्मी एक ढाबे में तोड़फोड़ करते हुए और व्यक्ति की पिटाई करते हुए साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। ये वीडियो लॉकडाउन के दौरान बाजार खाला के बिलाचपुरा की लोहा मंडी का बताया जा रहा है। सब आ जाएगा। बाबा वो अंडा कहाँ रख दो? जिला पंचायत चुनावों के प्रत्याशियों के समर्थकों द्वारा एक दूसरे के समर्थकों को पीटने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। कुशीनगर में भी जिला पंचायत चुनाव में उतरे वार्ड नंबर 37 के बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी के समर्थकों ने एक दूसरे दल का प्रचार कर रहे युवक को बुरी तरह से पीट डाला है और तो और बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी ने भी इस युवक को बंधक बनाकर पीटा, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये मामला पठरवा थाना के रजू सोमाली पट्टी गांव का बताया जा रहा है। प्लेट दो भाई।
इसी के साथ आपको अगली बड़ी खबर की तरफ ले चलते हैं और जहां पर यह बताया जा रहा है कि जो लापता किसान था उसका अभी तक कोई भी जो सुराग है वो नहीं मिल पाया है। पंचायत के मतदान के दिन ये किसान जो था वो लापता हुआ था और गांव के कुछ ही जो लोग हैं उसके अपहरण का आरोप जो है वो लगा रहे हैं। मामला संगीन है क्योंकि एक किसान जो है पंचायत के मतदान के दिन से गायब है और अभी तक उसके ओर से कोई भी सुराग जो है वो निकलकर सामने नहीं आ रहा है और कहीं ना कहीं परिजनों ने चुनावी रंजिश को बताया है कि ये इसके अपहरण का जो कारण है वो कहीं ना कहीं चुनावी रंजिश के चलते हो सकता है। बहुत ही गहरा और संगीन मामला है क्योंकि गांव के कुछ लोग जो हैं ये आरोप लगा रहे हैं कि इस व्यक्ति का, इस किसान का अपहरण किया गया है और किसी चुनावी रंजिश के चलते इस अपहरण का शिकार इस किसान को बनाया गया है। साफ तौर पर अभी तक उसका कोई सुराग जो है वो नहीं मिल पाया है, लेकिन कहीं ना कहीं इस अनदेखी का शिकार हुआ ये किसान अब किस हालत में होगा, कोई डिटेल्स जो है या कोई सुराग जो है सामने निकल कर नहीं आया और उसके परिजनों ने यही आरोप प्रतिरोप लगाना शुरू कर दिया है कि चुनावी रंजिश के चलते, खासतौर पर मैं आपको बता दूं कि पंचायत के मतदान के दिन से ये जो किसान है वो लापता है और अब तक उसका कोई भी जो सुराग है वो नहीं मिल पाया है। लेकिन जानना बहुत जरूरी है कि अभी तक क्या उसकी पूछताछ के लिए कोई मामला जो है वो बैठक के द्वारा दिया गया है या कोई तफ्तीश उसको लेकर की गई है कि नहीं की गई है। ये मामला अमरोहा से निकलकर सामने आ रहा है जहां पर यह जानना बहुत जरूरी है कि इस किसान के लापता होने पर या इसके अपहरण होने की जो बात सामने निकल कर आ रही है, परिजनों ने कहा है कि अपहरण हुआ है या ये लापता हुआ है या कहीं गया है, कोई भी सुराग जो अभी सामने निकल कर नहीं आया है। तो तमाम जानकारी के लिए हम रुक करेंगे सीधे हमारे संवाददाता शरीफ की तरफ और उन्हीं से जानेंगे कि क्या कुछ मामला है। आपसे जानना चाहूंगी, ये किसान जो है सीधे पंचायत के मतदान के दिन से लापता है और परिजनों का आरोप प्रतिरोप यही है कि चुनावी रंजिश के चलते इसका अपहरण हुआ है। क्या कुछ है पूरा मामला और क्या कुछ सुराग जो है अभी तक जो नहीं मिल पाया है और क्या कुछ डिटेल्स जो है सामने निकल कर आ रही है? जी मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये 19 तारीख की 5 बजे का मामला है। 5 बजे किसान के घर से गाँव के ही 2 लोगों ने रंजिश के तहत अगवा किया था और जो अगवा करने वाले का बेटा उसके साथ में था और एक और था। 2 लोगों ने उससे मिलकर अगवा किया है, लेकिन उसके बाद में आज 6 दिन हुए हैं। पुलिस में वो गए, पुलिस ने कंप्लेंट किया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। गुमशुदा में उनकी तहरीर ले जी, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है कि इस व्यक्ति का अगर आप कह सकते हैं अपहरण हुआ है 19 तारीख से, तो क्या पुलिस की तरफ कोई कार्रवाई, उनकी तरफ से कोई तफ्तीश या कोई रिपोर्ट दर्ज की गई हो परिजनों की तरफ से? क्योंकि मामला रंजिश के चलते आ रहा है, तो क्या कुछ वो वहां से कोई डिटेल निकलकर सामने आई है कि अगर पुलिस विभाग को इस पूरे मामला में अगर कहीं ना कहीं उनको जो जाहिर किया हो या उनकी एक पूरी तफ्तीश जो है निकलकर सामने आई हो? हिरासत में नहीं लिया है, गिरफ्तार नहीं किया है, ना ही कोई पूछताछ की है और परिजनों का ये भी आरोप है कि ये चुनावी रंजिश का मामला है। चुनावी रंजिश में जो अपहरणकर्ता के जो भाई हैं उन्होंने आरोप लगाया है कि हमारे भाई को चुनावी रंजिश के तहत अपहरण किया गया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शबीर ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो ये हमारे संवाददाता ने बताया है कि चुनावी रंजिश के चलते इस किसान का अपहरण किया गया था और अभी तक पुलिस में इसकी खबर दी गई है, लेकिन कोई भी सुराग अभी तक इस किसान का नहीं मिल पाया है। 19 तारीख से ये लापता है या इसका अपहरण हुआ है, कोई सुराग नहीं मिल पाया। लेकिन सिर्फ मामला यही सामने निकल कर आ रहा है, जो परिजनों का भी कहना है और पुलिस विभाग का भी यही कहना है, गांव वालों का भी यही कहना है कि चुनावी रंजिश के चलते इस व्यक्ति को कहीं ना कहीं मृत्यु के घाट उतारा गया है। उत्तर प्रदेश के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।